स्टोरी स्टार्ट होती है। एमसी एक बड़े किंगडम का प्रिंस था, लेकिन उसके अपने ही भाई ने उसकी पीठ में तीर मार दिया, जिसकी वजह से एमसी कोमा में चला गया। और इसके पीछे की वजह भी काफी शॉकिंग थी। एमसी किंग की पहली वाइफ का बेटा था, जिनकी मिस्टीरियस वे में जहर देकर जान ले ली गई थी, लेकिन उनकी डेथ की असली कल्प्रिट कभी सामने नहीं आया। तीर लगने के बाद एमसी पूरे 6 साल तक कोमा में रहा, लेकिन इस दौरान उसकी सोल एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां डेथ के बाद हीरोज जाते हैं। वहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जिन्होंने अपने एरा में दुनिया को बदल दिया हो। शुरू में सभी को लगता है कि इतनी छोटी एज में हीरो बनने वाला ये लड़का जरूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि एमसी बिल्कुल भी हीरो मटेरियल नहीं है। वो तो एकदम वीक था, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था और ना ही वो कोई हीरो था। इसलिए हीरोज के रियलम में किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसे वापस भेजने के बजाय उन्होंने एमसी को 1000 साल तक ट्रेन करने का फैसला किया, ताकि वो भी उनके जितना कैपेबल बन सके। और आखिरकार 1000 साल की ट्रेनिंग के बाद एमसी की बॉडी कोमा से जाग गई। जो हीरोज 1000 साल तक उसे ट्रैश की तरह ट्रीट करते थे, आज वही लोग उसे गुड लक विश करके विदा कर रहे थे। एमसी बस स्माइल किया और लाइट की तरफ कदम बढ़ा दिया। वैसे भी वो हीरोज एमसी को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उनके रियलम में सिर्फ हीरोज जाते हैं और एमसी हीरो बनना नहीं चाहता था। जब एमसी ने अपनी आंखें खोली तो उसने तुरंत फील किया कि उसकी बॉडी अभी भी इतनी वीक थी कि वो खुद से खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये था हमारा एमसी, एक बड़े किंगडम का एल्डेस्ट सन, जिन्होंने एमसी की मां को मारा और एमसी को भी खत्म करने की कोशिश की। उन्हें अब तैयार रहना होगा, क्योंकि एमसी अब वो पुराना कमजोर बच्चा नहीं रहा। दिन रात सिर्फ एक मेड एमसी के कमरे में आती थी और उसकी देखभाल करने आती थी, और उसी की वजह से एमसी अभी तक जिंदा बचा हुआ था। एमसी किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो होश में आ चुका है, इसलिए वो सिर्फ मेड के जाने के बाद ही हिलता डुलता था। वो कैलेंडर के पास गया, ये देखने की वो कितने टाइम से कोमा में है। डेढ़ देखते ही उसके होश उड़ गए। वो पूरे 6 साल से कोमा में था। 6 साल पहले उस धोखेबाज ने एमसी की पीठ पर तीर मार दिया था, और अब वो उनकी फैमिली पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, पर अब वो इसकी कीमत चुकाएगा। एमसी को एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी। उसने दूसरी दुनिया में सीखी हुई मैजिक यूज करने की कोशिश की, पर मैजिक काम नहीं कर रहे थे। हीरोज की दुनिया में एक होली सेंटेंस ने एमसी को मैजिक सिखाया था। एमसी को लगता था कि उसकी 1000 साल की ट्रेनिंग यहाँ बेकार हो गई, लेकिन एमसी ने हार नहीं मानी और घंटों की मेहनत के बाद मैजिक काम कर गया। एक ग्रीन लाइट पूरे कमरे में फैल गई और एमसी की कमजोर बॉडी, जो 300 साल के बुड्ढे जैसी लग रही थी, अब वो पूरी तरह एनर्जी से भर चुकी थी। बॉडी में एनर्जी आते ही एमसी ने अपने किंगडम को देखा, दोनों हाथ फैलाए और खुशी से सन की तरफ देखकर चिल्लाया। लेकिन एमसी ने ध्यान नहीं दिया कि वहीं मेड पीछे उसके कमरे में आ चुकी थी। अपने यंग मास्टर को जिंदा देखकर उसकी आंखों में से आंसू आ गए। कुछ देर बाद कासल के डॉक्टर ने एमसी का चेकअप किया और बोला कि यह एक चमत्कार हो गया है, इसका कोई जवाब नहीं। चेकअप के दौरान ही कमरे में एक औरत आई, लीनस बिरेट। ये वही औरत थी जिसने एमसी की मां को जहर दिया था और राजा की नई पत्नी बन गई थी। उसके साथ उसके 2 बेटे थे, सेकंड प्रिंस कैर्लोस और थर्ड प्रिंस बेनिडिक्ट। इसी सेकंड प्रिंस ने एमसी पर तीर चलाया था और उसे लगा था कि वो मर गया होगा। औरत ने एमसी से पूछा कि क्या उसने 6 साल पहले तीर चलाने वाले का चेहरा देखा था। एमसी ने कहा हाँ, और रॉयल फैमिली पर हमला सबसे बड़ा गुनाह है, तो जिसने भी तीर चलाया है वो आसानी से नहीं बचेगा। ये सुनते ही सेकंड प्रिंस डर गया, लेकिन उसकी मां ताना मारते हुए हंसी और बोली कि ये केस तो सालों पहले ही बंद हो चुका है। डॉक्टर माहौल को समझते हुए बोलकर निकल गया कि एमसी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। इसके बाद उस औरत ने बिना डर के अपना असली रूप दिखाया और बोली, अच्छा होता अगर तुम मर ही जाते। एमसी ने पूछा कि क्या उसका जिंदा रहना उसे इतना परेशान कर रहा है। सेकंड प्रिंस ने जवाब दिया कि एक ऐसा प्रिंस जो किंगडम में होना शर्म की बात है,
जो अटैक का शिकार हुआ और सालों तक कोमा में पड़ा रहा। उसने बोला, एक बेचारा और नकारा प्रिंस कभी फ्यूचर में किंग नहीं बन सकता। ये बोलकर वो सब वहां से चले गए। अकेले होते ही एमसी को रियलाइज हुआ कि वो सबके सामने मैजिक यूज कर रहा था, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने समझा कि उनकी स्किल और नॉलेज लेवल में इतना फर्क था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाया। उस बेकार क्वीन और उसके बेटों को देखकर एमसी का खून खोल उठा और वो तुरंत रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह खुद पर कंट्रोल पाया। उन्हें खत्म करने से पहले एमसी को शांति से अपने अगला मूव प्लान करना होगा, पर सबसे पहले उसे खाना चाहिए था। वो सोचने लगा कि 6 साल कोमा में रहने के बाद उसकी पहली मील क्या होगी। 15 दिन बाद अपनी पावर रिकवर करने और बाल कटवाने के बाद एमसी अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग की वजह से उसका माना कंट्रोल पहले से बहुत बेहतर हो गया था और उसकी रिकवरी भी सुपर फास्ट हो चुकी थी। कंटिन्यूअस हीलिंग मैजिक, एक नेक्रोमेंसर की ह्यूमन बॉडी की नॉलेज और मास्टर हाया की मेडिकल ट्रेनिंग से एमसी की बॉडी फास्ट रिकवर होने लगी। एमसी ने अपनी सारी सीखी हुई स्किल ट्राई की और समझ आया कि मैजिक से काम कितना आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज से एमसी परेशान था। उसकी मेड एमी डॉक्टर के कहने पर उसे डेली सिर्फ फीका सूप पिलाती थी। एमसी को लगता था जैसे वो कोई बुढ़ा हो जो कुछ खा और डाइजेस्ट नहीं कर सकता हो। एमी को बुरा तो लगा, पर वो मजबूर थी। फिर भी एमसी ने कहा कि एक बाउल से उसका कुछ नहीं होगा। उसने सीधा 5 बाउल सूप मंगा लिया। एमी ये सुनकर हैरान हो गई, पर एमसी ने प्रॉमिस किया कि वो सब खत्म कर देगा। नॉर्मल इंसान के लिए ये बहुत ज्यादा था, पर लगातार मैजिक यूज करने की वजह से एमसी को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। पेट भर खाने के बाद एमसी ने फाइनली सुकून की सांस ली, लेकिन ज्यादा खाने का साइड इफेक्ट की वजह से उसे बार बार बाथरूम के चक्कर काटने पड़ रहे थे। कुछ टाइम बाद एमसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और उन्हें देखने के बाद उसे एक अनएक्सपेक्टेड सच पता चला। एमी ने इसके लिए एमसी से माफी मांगी, लेकिन एमसी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। एमसी को रियलाइज हुआ कि वो इतना ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहा था तो वो उसके फैमिली के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे पता चला कि पूरे काशल में एमी ही अकेली बची मेड थी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बाकी सर्वेंट चले गए थे और इतने बड़े काशल को अकेले संभालना एमी के लिए भी बहुत मुश्किल थी। फ्यूचर की चिंता में एमसी ने काशल को टोटल खर्चे के बारे में पूछा और पूरे एसेट्स के बारे में पूछा कि कासल के पास कितने एसेट्स बचे हैं। एमी ने बताया कि सिर्फ 6000 गोल्ड कॉइन बचे हैं। एमसी को लगा कि इतने में बजट काम चल जाएगा, लेकिन एमी ने एक और बड़ा खुलासा किया। पैलेस से ऑफिशियली उनके लिए हर महीने 500 गोल्ड कॉइन भेजे जाने चाहिए, पर बीच में ही करप्शन की वजह से 100 से भी कम गोल्ड कॉइन मिलते हैं। एमसी ने पूछा कि क्या किसी ने उसके पैसे रोके हुए हैं और क्या एमी को भी सैलरी नहीं मिल रही। एमी झूठ नहीं बोल पाई। उसने बताया कि उसे भी उसकी सैलरी का सिर्फ 1/3 ही मिल रहा है। ये सुनकर एमसी समझ गया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। एमसी को समझ आया कि इतनी कम सैलरी में काम करना एमी की बेवकूफ़ी थी, लेकिन एमी एक आर्टिस्ट की बेटी थी और अपनी खराब हालत की वजह से मेड बनी थी। पिछले 6 सालों से अकेले प्रिंस और पूरे काशल को संभालना कोई आसान काम नहीं होगा। उसने तो अपनी थोड़ी सी कमाई भी प्रिंस की देखभाल में लगा दी थी। जब एमसी को ये पता चला तो उसने एमी को अपनी पर्सनल सेविंग में से सारी बाकी सैलरी लेने को कहा, पर एमी ने मना कर दिया क्योंकि उनके पास अगले दिन के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब एमसी ने उसे कहा, अब उसे प्रिंस की तरह इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी प्रिंस कहने से अपनापन नहीं लगता और एमी ही तो है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही। कुछ दिन बाद किंगडम का फाइनेंशियल मैनेजर एमसी से मिलने आता है और बोलता है वो रॉयल फंड यूज नहीं कर सकता, पर एमसी को ध्यान तो बस उस मैनेजर की अजीब सी मूंछों पर ही अटका हुआ था। एमसी ने नोटिस किया कि आसपास के सभी लोग उसे नीची नजरों से देख रहे हैं और ये फाइनेंशियल मैनेजर भी सभी की तरह उसे इग्नोर कर रहा है। पर एमसी ने सर झुकाने के वजह मैनेजर से साफ पूछा
कि उसको 500 गोल्ड कॉइन सिक्के मिलने चाहिए थे, पर आधे से भी कम क्यों मिल रहे हैं। मैनेजर ने बहाना बनाया कि कासल की देखभाल के खर्चा काटने के बाद बचा हुआ पैसा दिया गया है। इस पर एमसी चिढ़ गया। आसपास के लोगों ने भी कहा कि जब कासल की फर्श टूटे हैं और गार्डन में कचरा जमा है और इतनी खराब हालत है, तो कासल की ऊपर क्या खर्चा आया होगा। एमसी समझ गया कि फाइनेंशियल मैनेजर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तभी उसने कुछ बड़ा करने की तैयारी की। एमसी वहां से जाने लगा, तभी ऑफिसर ने पूछा कि क्या वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाएगा। एमसी ने कहा कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं। वो जानता था कि हायर पोजीशन वाले लोग हमेशा बहाना बनाते हैं और दूसरों पर ब्लेम डालते हैं। जाते जाते एमसी ने ऑफिसर से मुस्कुराकर कहा, जितने पैसे तुम्हारी जेब में हैं अभी इंजॉय कर लो। पैलेस में चलते हुए एमसी ने सोचा कि एमी के अलावा कोई और सर्वेंट क्यों नहीं बचा। कम सैलरी के साथ उन्हें जलील भी किया जाता था, जिससे पूरे बोझ अकेली एमी पे आ गया। फिर एमसी ने एमी से एक तलवार लाने को कहा। एमी हैरान हो गई, पर एमसी ने बोला कि कोई इंसान पर हमला नहीं करने वाला। एमी तलवार लेने गई। उसके जाने के बाद एमसी ने सोचा कि वो किसी इंसान को नहीं काटेगा, क्योंकि जिनको वो खत्म करने वाला है वो तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं। लेकिन एमसी जानता था कि उसकी पोजीशन अभी कमजोर है। बिना प्लानिंग के सीधा अटैक करना पागलपन होगा, क्योंकि पकड़े जाने पर खेल खत्म हो सकता है। इसके बाद एमसी और एमी को एक मरा हुआ जंगली सुअर मिलता है। एमसी बहाना बनाता है कि उसे यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया, पर यह झूठ था। एमसी ने उसे खुद मारा था। अब उसे पकाने की तैयारी कर रहा था। ये देखकर एमी परेशान हो जाती है और बोलती है कि एक प्रिंस को कोई मरे हुए जानवर को हाथ लगाना नहीं चाहिए और उसे संभल कर रहने को कहती है। एमसी हंसकर बोलता है कि जब तक कोई देख नहीं रहा, जब तक कोई दिक्कत नहीं। एमसी जानता था कि अगर वो राजा से मिलने भी चाहे तो भी उसे मिलने नहीं दिया जाएगा और क्वीन उसे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन हेरकुलस का अप्रेंटिस होने के नाते एमसी को सारे सर्वाइवल ट्रिक्स आते थे। उसने एमी से कहा कि ये सुअर अब हमारा डिनर बनेगा और इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ क्वीन के कमरे में क्वीन अपनी मेड से बोलती है कि एमसी कोमा से उठने के बाद थोड़ा अजीब लग रहा है। उसकी मेड शेरली बोलती है कि डॉक्टर के मुताबिक अभी एमसी ठीक से चल भी नहीं सकता, उसको पूरा रिकवर होने में 1 साल से ज्यादा लगेगा। लेकिन क्वीन को शक होता है और उससे पूछती है कि क्या डॉक्टर की रिपोर्ट गलत हो सकती है। उसने बोला कि भले ही शेरली ब्लैकमून की A क्लास जासूस है, पर उसके सामने वो सिर्फ एक मेड है। शेरली असल में कैपिटल की खतरनाक असैसिन गिल्ड ब्लैकमून की मेंबर थी। क्वीन जानती थी कि राजा ने भी एमसी को छोड़ दिया है और एमसी अभी भी कमजोर है, पर जब तक वो एमसी को रास्ते से हटा नहीं देती और उसे जब तक सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन शेरली ने वार्न किया कि उसके गिल्ड के लोगों को इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर क्वीन ने ऐसी बात की तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। क्वीन घबरा गई और बात संभालते हुए बोली। उसने धमकी दी कि अगर एमसी ने कोई चाल चली तो इसकी कीमत शेरली को चुकानी पड़ेगी। शेरली के जाने के बाद क्वीन ने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले इन नाफरामोश कुत्तों को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फ्लैशबैक दिखाया जाता है। माना कि कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं होता। ये ऐसा था जैसे हजारों नीडल्स के बीच में एक बारीक धागा निकालना हो, जिसके लिए बेहद ध्यान और पेशेंस चाहिए था। मास्टर ने साफ साफ चेतावनी दी थी, दिमाग की नाजुक नसों तक माना पहुंचाना सबसे खतरनाक काम था। अगर अपनी आंखें सलामत रखनी है और अंधा नहीं होना तो ये बात कभी मत भूलना। कहानी वापस प्रेजेंट में लौटती है। पैलेस के बाहर एमी एमसी को ढूंढती हुए आती है और उसे एमसी नजर आता है। एमी हैरानी से पूछती है, तुम फिर से पैलेस के गार्डन में अकेले क्यों घूम रहे हो। एमसी बस इतना बोलता है कि मौसम बहुत अच्छा था और फॉरेस्ट गार्डन सुंदर लग रहा था। फिर वो एमी से बोलता है कि वो अपने काम पर वापस जाए और अगर कोई एमसी को ढूंढे तभी उसे बताए। एमसी सोचता है कि नॉर्मल डेज में अगर एमी उसे कोई खतरनाक काम करते देखती है तो परेशान हो जाती, लेकिन
अब उसे एमसी की आदत हो चुकी थी। हाँ, वो अभी भी एमसी के साथ बैठकर खाने में मना करती थी। एमसी सोचता है कि क्या उसकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है। खैर, एमसी गार्डन के बीच में एक शांत और छिपी हुई जगह ढूंढ लेता है जहां वो बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना काम शुरू कर सके। वहां बैठकर एमसी मेडिटेशन शुरू करता है और सराउंडिंग से माना एब्जॉर्ब करने लगता है। एमसी सोचता है कि साफ हवा में ब्रीथ करना से ऑक्सीजन के साथ साथ नेचर की माना भी बॉडी में जाती है। ये एक पुरानी टेक्निक थी जो कहा जाता है कि खुद गॉड ओडिन ने बनाई थी। ये टेक्निक इतनी मिरेकल थी कि जो माना इकट्ठा करने में महीनों लगते हैं वो इससे बस कुछ ही दिनों में मिल जाता है। एमसी सोचता है कि अगर बाकी लोगों को इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल गया तो पूरे देश में रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन उसको ये नॉलेज किसी के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। मेडिटेशन के दौरान एमसी को लगता है कि कोई छिपकर उसके देख रहा है, लेकिन जैसे ही उस छुपने वाले को पता चलता है कि एमसी ने उसे नोटिस कर लिया है, वो तुरंत वहां से भाग जाता है। एमसी सोचता है कि उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, मुसीबत ही आएगी, इसलिए वो उसे अभी जाने देता है। वो सबके सामने एक कमजोर और नाकारा प्रिंस का नाटक जारी रखना चाहता था ताकि शांति से अपनी ट्रेनिंग कर सके, लेकिन अब उसे एक और बड़ी चीज संभालनी थी, माना सर्कल। नॉर्मल प्रिस्ट मैजिक यूज नहीं कर सकते, मेजिस सैक्रेड पावर यूज नहीं कर सकते, नेक्रोमेंसर तो दोनों में से कुछ यूज नहीं कर सकते। स्पेशल केस में वो प्रिस्ट, मेज और नेक्रोमेंसर तीनों की पावर एक साथ यूज कर सकता है। ये सब उसके पागल मास्टर की रिसर्च की वजह से था, जिनको याद करके एमसी का मूड खराब हो जाता है। एमसी सोचता है कि नॉर्मल मेजेस माना यूज करने के लिए अपने दिल में एक सर्कल बनाते हैं, लेकिन ये तरीका उसके दो अलग अलग पावर, सैक्रेड पावर और नेक्रोमेंसी पावर को क्लैश करके संभाल नहीं पाएगा। ऐसे क्या तो उसका दिल फट जाएगा। इसके लिए उसे एक अलग तरीका चुनना होगा। इसमें वो अपनी पूरी बॉडी की नसें को आपस में जोड़कर एक मजबूत माना सर्कल बनाएगा, जिससे ना सिर्फ उसकी दोनों अपोजिट पावर कंट्रोल होंगी बल्कि उसको जबरदस्त एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन यह अपनी ही बॉडी को मॉडिफाई करने जैसा एक छोटी सी गलती और उसकी जान चली जाती। पिछली बार तो मास्टर ने बचा लिया था, पर अब एमसी बिल्कुल अकेला है। तभी एमसी को अपने मास्टर की याद आती है और वो सोचता है कि मरना भी उनके साथ 1000 साल बिताने से अच्छा ही होगा। ये सोचकर वो खतरनाक काम शुरू कर देता है। कुछ देर बाद एमी परेशान होने लगती है क्योंकि खाना का टाइम हो गया था और एमसी अभी तक आया नहीं था। एमी को अजीब लगता है क्योंकि एमसी कभी खाने के लिए लेट नहीं हुआ था। एमी को उसकी चिंता हो रही थी। अगर एमसी को कुछ हो जाता तो इल्जाम एमी पर ही आता। तभी एमसी वहां आ जाता है और लेट होने के लिए माफी मांगता है। उसने एमी के सब्र की तारीफ की, पर तभी एमसी थक कर सीधा एमी के ऊपर गिर गया। एमी को एक पल के लिए लगा कि यह कोई रोमांटिक गेस्टर है और वो शर्मा जाती है, लेकिन सच तो यह था कि एमसी थक कर चूर हो चुका था और उसके पास खड़े होने तक की ताकत नहीं बची थी। इस वजह से वो बेहोश हो गया था। अगले ही पल वो जमीन पर बेहोश हो जाता है, जिससे एमी घबरा जाती है। कुछ देर बाद एमसी की आंखें अपने बेड पर खुलती हैं। उसने देखा कि एमी उसके पास ही सोई है। एमसी समझ जाता है कि उसने एक बार फिर एमी को परेशान कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सर्कल फॉर्मेशन पूरा हो चुका था। उनकी तीनों पावर अब उसकी नसों में स्मूथली बह रही थी और इस स्पेशल सर्कल का एक और जबरदस्त इफेक्ट सामने आता है। एमसी को अपने आसपास जबरदस्त माना का एहसास होने लगता है। अब वो इतना पावरफुल हो चुका था कि हवा से और भी ज्यादा माना एब्जॉर्ब कर सकता था और सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से रेस्टोरेशन मैजिक जैसे स्पेल यूज कर सकता था। इस बात को 5 महीने बीत जाते हैं और सब कुछ बदल चुका होता है। जब से एमसी का सर्कल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ था, तब से कोई छुपके से उसके कासल में ताजा मीट और वेजिटेबल छोड़कर चला जाता था।
पहले एमसी को लगा कि ये क्वीन की कोई साजिश है, पर बार बार बिना किसी वजह के कोई ऐसा क्यों करेगा। एमसी को समझ आ गया कि कोई छुपके उसकी मदद कर रहा है। एमसी ने पूरे काशल में अपना माना फैला दिया था ताकि उस सीक्रेट हेल्पर को ढूंढ सके। हालांकि वो इंसान तो नहीं मिला, पर इससे एमसी को काशल में एक आने जाने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन पता चली। तभी एमी कहती है कि अब उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं है, पर एमसी उसको अलर्ट करता है उनके काशल में मेहमान आने वाले हैं। एमसी को किस के आने की आहट हो चुकी थी और उसे लगता है कि ये पक्का क्वीन की भेजी हुई वही जासूस है। काशल में एक प्रीस्ट एमसी के हेल्थ चेक करने आता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है वो जल्दी ठीक होगा। वो बहाना बनाता है कि एमसी बहुत टाइम से बेड रेस्ट पर है, इसलिए होली पावर से ट्रीट करना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। लेकिन एमसी समझ जाता है कि ये प्रीस्ट पूरा बकवास कर रहा है। इसने कोई प्रॉपर हीलिंग स्पेल यूज ही नहीं किया क्योंकि इसका एमसी को ठीक करने का कोई इरादा ही नहीं था। एमसी सोचता है कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद ये किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, जबकि रियलिटी में ये था कि एमसी लगभग पूरी तरह ठीक हो चुका था। एमसी बोलता है कि गॉडेस प्रिया के दिए हुए सिल्वर वेपन से बावजूद तुम मुझे ठीक नहीं कर पा रहे। प्रिस्ट ये सुनकर चिढ़ जाता है और बोलता है कि एमसी एक आम इंसान है, उसको कुछ नहीं पता। उसने बताया कि होली पावर का एक्सेस सिर्फ प्रिस्ट के पास होता है और एमसी को प्रिंस कैर्लोस की तरह स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर एमी उस प्रिस्ट को तमीज से बात करने को बोलती है, लेकिन एक मेड से अपनी इंसल्ट सुनकर फादर बोरिस को गुस्सा आ जाता है और वो एमी को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर एमसी को खून खोल उठता है। बोरिस अपनी सजा को सही ठहराते हुए बोलता है कि मेड को तमीज सिखाना एमसी के लिए ही भले का काम था, लेकिन आगे वो हवस भरी हुई बातें करने लगता है कि इतनी खूबसूरत मेड पर हाथ उठाना अफसोस की बात है। ये सुनकर एमसी का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच जाता है और वो उठकर उसे पीटने ही वाला होता है, पर अपने नाटक की वजह से वो खुद को रोक लेता है। बोरिस वहां से जाने लगता है और बोलता है कि वो 15 दिन बाद अगले चेकअप के लिए आएगा। उसने एमी को दूर तक छोड़ने को कहा। एमसी ने एमी को भेज दिया। एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसे ऑर्डर मानना पड़ा। रूम के बाहर निकलते ही बोरिस एमी पर गलत नजरें डालता है और उसे रात में अकेले मिलने को बोलता है। उसने एमी को धमकी दी कि प्रिंस की जान उसके हाथ में है, अगर प्रिंस की भलाई चाहती हो तो उसे आना ही पड़ेगा। बोरिस मन ही मन सोच रहा था कि वो इस मेड के साथ जो चाहे करेगा और फिर उसे कचरे की तरह फेंक देगा। लेकिन रूम के अंदर अकेला बैठा एमसी अब गुस्से में पागल हो चुका था। एमसी खड़ा होता है और सोचता है कि उसने अपनी इज्जत एमी के सामने इतनी मुश्किल से बनाई है, तो वो ऐसी सिचुएशन में शांत कैसे बैठ सकता है। उसे लेडी डिफने की बात याद आती है कि गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो इंसान जानवर बन जाता है, पर एमसी का मानना है कि सही गुस्सा ही इंसान को सही डेस्टिनेशन दिखाता है। एमसी को अपनी तरफ आता देख प्रिस्ट के साथी डर जाते हैं और अगले ही पल एमसी अपनी स्वॉर्ड से प्रिस्ट के साथियों को ढेर कर देता है। दूसरी तरफ प्रिस्ट बोरिस अभी भी एमी को धमकी दे रहे होता है। वो कहता है कि वो क्वीन के ऑर्डर्स पर काम कर रहा है, इसलिए उसे किसी वीक प्रिंस या उसकी मेड से कोई डर नहीं लगता। क्वीन के प्रोटेक्शन की वजह से वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है और कोई उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर हमारा एमसी हंसने लगता है। वो कहता है कि उसे एक्शन लेने के लिए बस एक मौका की ज़रूरत थी, जो उसे मिल गया। वो अपनी तलवार प्रिस्ट की तरफ पॉइंट करता है। एमी से पूछता है रॉयल्टी की इंसल्ट करने की पनिशमेंट क्या होती है। प्रिस्ट शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम आखिरकार खड़े भी कैसे हो पा रहे हो, तुम तो बीमार थे ना। तो एमसी उस पर टोंट मारते हुए कहता है कि बोरिस इतने सालों से लो रैंक पर ही अटका हुआ है, तुम्हें यह भी नहीं पता लगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ।
फिर एमसी एमी को याद दिलाता है कि उसने हमेशा उसके सवालों का जवाब देने को कहा था और वो एक ही बात 2 बार नहीं पूछना चाहता। ये सुनकर एमी बताती है कि रॉयल फैमिली की बेइज्जती करने की सज़ा मौत है। इसी वक्त एमसी बोरिस को मौत के घाट उतार देता है। अपनी आखिरी सांस में वो नकली प्रीस्ट कहता है कि क्वीन इसका बदला जरूर लेगी। एमसी उसकी वार्निंग के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन साथ ही बोलता है कि प्रीस्ट का साथ देने वाले सभी लोगों के साथ यही होगा। जल्द ही एमसी को क्वीन मिल जाती है। क्वीन उसे देखते ही कहती है कि वो पागल हो गया है जो उसने होली ऑर्डर के डिसाइबल को मार दिया। एमसी सफाई देते हुए कहता है कि बोरिस ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए उसने कानून के हिसाब से सज़ा दी। गुस्से में आकर क्वीन अटैक करने ही वाली होती है, पर एमसी कहता है कि उसके कोमा में जाने से पहले किंगडम के कानून इतने गंदे नहीं थे और इतना सब होने के बाद भी किंग बिल्कुल चुप है। एमसी कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बस रॉयल फैमिली की बेइज्जती करने वाले को सज़ा दी है। आगे एमसी ताना मारते हुए कहता है कि कहीं उसके कोमा के दौरान रॉयल फैमिली की इज्जत एक छोटे प्रीस्ट से भी कम तो नहीं हो गई। ये सुन के क्वीन बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, पर पीछे हट जाती है। वो कहती है कि एमसी के पास कोई सबूत नहीं है और अगर बात सच भी है तो तब भी होली ऑर्डर से पंगा लेना बेवकूफ़ी है। फिर वो एमसी और उसकी मरी हुई मदर की बहुत बेइज्जती करने लगती है। इस पर एमसी कहता है कि किसी के माँ बाप को, खासकर जो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। फिर वो अपनी तलवार निकालकर क्वीन को धमकाता है, लेकिन तुरंत ही क्वीन के सर्वेंट्स उसके बचाने के लिए आ जाते हैं। तब एमसी को समझ आता है कि क्वीन इतनी क्यों बन रही है, क्योंकि उसके पास बचाव के लिए लोग हैं। एमसी कहता है कि इससे आगे बढ़ने में मज़ा तो आता, पर अभी के लिए वो इसे छोड़ रहा है। बाकी ज़्यादा बोलना तो बस अपनी ही कब्र खोदना है जैसा है। वो आगे कहता है कि रॉयल्टी के किसी बंदे को मारने की कोशिश करना भी ऐसी ही बात है। ये सुनते ही क्वीन समझ जाती है कि एमसी को सब पता है कि उसके बेटे कैर्लोस ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। एमसी सोचता है कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं जो सीक्रेट कार्ड ज़्यादा देर तक छुपा कर रखे, क्योंकि ये उसका स्टाइल नहीं। वो ये भी कहता है कि जब क्वीन ने उसको कोमा के दौरान उसे थप्पड़ मारा था, तभी पता चल गया था कि वो कितनी बेरहम है। एमसी उसे वार्निंग देता है कि आगे से सोच समझकर फैसला ले, क्योंकि वो उसे पीछे से गेम खेलते हुए नहीं देखने वाला। एमसी के जाने के बाद क्वीन गुस्से में पागल हो जाती है और अपने सर्वेंट्स पर चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में अपना पूरा कमरा तोड़ फोड़ देती है। अब एमसी के इरादे समझने के बाद उसे ख़त्म करने के क्वीन की चाहत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन क्वीन चाहती थी कि एमसी के मरने से पहले बहुत तड़पाए। महल में अफवाहें फैलने लगती हैं कि कोमा से जागने के बाद प्रिंस पागल हो गया है, इसलिए उसने प्रीस्ट को मार दिया। पर यह सब एमसी के प्लान का ही पार्ट था। सबको बस इतना पता था कि प्रीस्ट मारा गया है, पर पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। महल के आधे से ज़्यादा नौकर क्वीन के साइड थे, तो एमसी की इज्जत और गिर गई। लेकिन सब बुरा नहीं था। एमी एमसी के पास आकर बताती है कि उसके लिए और मेडिसिन आई है। जब एमसी कहता है कि उसे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो एमी बोलती है कि ज़रूर कोई उसके अच्छे नेचर को जानता होगा और उसे रिवॉर्ड दे रहा है। एमसी पूछता है कि क्या वो उसे अच्छा इंसान मानती है। एमी बिना किसी रोक टोक के हाँ बोलती है। किसी का खून होते देखने के बाद भी एमी की सोच नहीं बदली थी। एमसी सोचता है कि एमी कितनी कमाल की लड़की है। तभी वहाँ बेसूस आता है, जो रॉयल फैमिली का ग्रैंड चैम्बर का सदस्य था। वो एमसी को बताता है कि वो क्वीन के कहने पर गुनहगारों को पकड़ने आया है। बेसूस बताता है कि ये सभी लोग महल के पैसा चुरा रहे थे और कुछ तो भागने की कोशिश में पकड़े गए। एमसी पूछता है कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। बेसूस कहता है कि वैसे तो सजाए मौत है और उनके परिवार को ख़त्म करना होता है,
पर फाइनल डिसीजन एमसी का होगा। एमसी कहता है कि आजकल वैसे भी उसके खून खराबे वाले रूमर्स फैल रहे हैं, तो क्या वो उन्हीं रूमर्स के हिसाब से इन्हें सजा दे। ये सुनकर गुनहगार जान की भीख मांगने लगते हैं। एमसी कानून के हिसाब से सजा देने को कहता है, पर पहले उन्हें 9 दिन तक बिना खाने पीने जेल में बंद रखने का ऑर्डर देता है। वो क्वीन के इस चाल को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहता था। बाद में एमसी नए सर्वेंट्स हायर करने को बोलता है, पर एमी को अपना पर्सनल असिस्टेंस रखने और उसकी सैलरी बढ़ाने का ऑर्डर देता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो अपने किंग से मिल सकता है। बेसूस मना कर देता है। एमसी पूछता है कि क्यों मना कर रहे हो, क्या ये मना उसके बाप ने किया है या क्वीन ने। बेसूस डर के मारे बोलता है कि वो तो बस एक मैसेंजर है। बेसूस एमसी से कहता है कि वो थोड़ा सब्र रखे, उसे मिलने की इजाज़त ज़रूर मिलेगी। एमसी बोलता है कि वो ये बात याद रखेगा। जब बेसूस जाने लगता है तो एमसी कहता है कि उसने सारा खाना खा लिया, इसलिए अब और मेडिसिन भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेसूस अनजान बनते हुए कहता है कि उसे नहीं पता कि किस बारे में बात कर रहा है। साथ ही वो बताता है कि बाहर कोई उससे मिलने आया है, इसलिए वो अब और डिस्टर्ब नहीं करेगा। भले ही बेसूस ने मना कर दिया, पर एमसी को पूरा यकीन था कि वही चुपके से खाने और मेडिसिन भेज रहा था। आखिरकार बेसूस किंग के सारे स्टाफ का हेड था और एमसी का बचपन से जानता था। एमसी को खुशी होती है कि एमी के अलावा महल में कोई और भी उसके साथ है। तभी एमी आकर बताती है कि 4th प्रिंस और 2nd प्रिंसेस उससे मिलने आए हैं। तुरंत ही प्रिंसेस रूम में एंट्री लेती है। उसका नाम विल्ली एलरोन था और वो अपने भाई एमसी को सही सलामत देखकर बहुत खुश थी। प्रिंसेस इतनी खुश थी कि वो सीधा एमसी पर कूद गई, जिससे दोनों जमीन पर गिर गए। ये देखकर एमी परेशान हो जाती है। तभी उनका भाई अंदर आता है और वो विल्ली को संभाल कर रहने को कहता है। उसका नाम बैरिस एलरोन था, 4th प्रिंस और वाइनली का जुड़वा भाई था। वो भी एमसी को ठीक देखकर बहुत खुश था। किंग की टोटल 3 वाइफ्स हैं। पहली करंट क्वीन एमसी की सौतेली माँ, इसका बेटा कैर्लोस है जिसने एमसी को मारने की कोशिश की थी। पहली मिस्ट्रेस अनीसा, इसके 2 जुड़वे ट्विन बच्चे हैं, बैरिस 4th प्रिंस और वाइनली 2nd प्रिंस। दूसरी मिस्ट्रेस का नाम था एलिस, ये क्वीन की चमची है और उसके साथ मिली हुई है। एनिस न्यूट्रल रहती है। बैरिस और वैनली एनिस के ही बच्चे थे, मतलब एमसी के सौतेले भाई बहन। बैरिस बहुत तमीज़ से बात करता था, जबकि वैनली थोड़ी बेपरवाह थी। वैनली बैरिस को बोलती है कि इतना फॉर्मल मत बने, तू ही तो एमसी से मिलने के लिए रो रहा था। दोनों बहस करने लगते हैं और एमी एमसी को संभालती है। एमसी सोचता है कि उसने सुना था ये ट्विन किसी चोरों के ग्रुप को लीड करते हैं और उनका बेढंग तरीका देखकर ये सच ही लगता है, पर फिर भी ये उसके भाई बहन हैं जो उसकी हर बात मानते हैं और अभी इस सिचुएशन में एमसी इन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। जब वो बैठकर बात करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी मुलाकात पूरे 6 साल बाद हो रही है। एमसी के कोमा में जाने के बाद दोनों ट्विंस को एक दूर इलाके में भेज दिया गया था। तब वो सिर्फ 8 साल के थे और ऑर्डर्स मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि उनकी माँ एनिस ने भी अपनी बड़ी बेटी डाना को भी क्वीन की स्कीम की वजह से दूसरे देश भेज दिया था। सबको लगता था कि एनिस अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रही, पर सच ये था कि सब कुछ क्वीन की नज़र के नीचे हो रहा था। बात करते हुए ट्विंस बताते हैं कि वो अपने बाप से मिले थे। एमसी पूछता है कि किंग कैसा है, तो बैरिस बोलता है कि वो ठीक है। ये सुन के वाइनली को झटका लगता है कि एमसी को अभी तक अब किंग से मिलने नहीं मिला है। आगे बैरिस कहता है कि रास्ते में उसने देखा कि पैलेस की हालत बिल्कुल सही नहीं है। एमसी समझाता है कि कुछ लोग उसके पैसे चुरा रहे थे, जिससे उसने हैंडल कर लिया है और जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी बैरिस गुस्से में कहता है कि
ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। बैरिस गुस्से में कहता है कि जब एमसी कोमा में था तब लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की थी, इसलिए वो किंग से एक्शन लेने को कहेगा। पर एमसी उसे मना करता है और बोलता है कि सब हैंडल हो चुका है। वो किंग को इतनी छोटी बातों से परेशान नहीं करना चाहता। अपनी मदद के लिए लोगों को आगे आता देख एमसी सोचता है कि ये सच है या बस उसका वहम या बस एक ड्रीम। फिर एमसी वैनली से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके पास मैजिक का टैलेंट है और पूछता है कि क्या वो दोनों सच में किसी आर्टिस्टिक ग्रुप में हैं। वैनली मजाक में बोलती है कि अगर वो ना होती तो उसका भाई चोट खा कर मर जाता, क्योंकि वो बिना दिमाग लगाए बस भागता रहता है। वो कहती है कि बैरिस जैसे लोग किसी कंपटीशन के काबिल नहीं हैं। ये सुनकर बैरिस चिढ़ जाता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। शांत होने के बाद वैली एमसी को एक लेटर देती है और बताती है कि 5 साल में होने वाले टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इस बार ये टूर्नामेंट पिस्टी नाम की जगह पर होगा। लेटर पढ़ने के बाद एमसी को समझ आ जाता है कि ये कंपटीशन कितना ज़रूरी और सीरियस है। बैरिस एमसी को सलाह देता है कि उसे इस मौके का फ़ायदा उठाकर देश से बाहर घूमने जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी यहीं रहा है। वो कहता है कि उसने इस बार फादर से भी बात कर ली है, पर वेनली उसे टोकते हुए बोलती है कि रिक्वेस्ट तो उसने की थी और किंग ने खुद एमसी को जाने की परमिशन दी है। वेनली बताती है कि पिस्टी पानी का शहर है और बहुत खूबसूरत है। वो कह देती है कि वो भी एमसी के साथ चलेगी और वो ना नहीं सुनेगी। ये देखकर एमसी कहता है कि वो अपने भाई बहन की बात मना नहीं कर सकता, तो वो उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल देता है। एमसी सोचता है कि वो सही में कभी किसी दूसरे देश नहीं गया था, तो ऐसे इवेंट को एंजॉय करना बुरा नहीं होगा। थोड़ा घूमना फिरना उसके लिए अच्छा रहेगा और वो इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ रॉयल हॉल में बेसुस किंग से कहता है कि बैरिस जल्दी ही 14 साल का होने वाला है और समझदार हो रहा है। वो बोलता है कि प्रिंस अभी टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। बेसुस किंग को टेंशन न लेने को कहता है, क्योंकि एमसी अब बहुत मैच्योर हो गया है। वो एमसी के शांत दिमाग और समझ की तारीफ करता है और कहता है कि वो कितना बड़ा हो गया है। दूसरी तरफ एमसी अपनी माँ की फ़ोटो बड़े प्यार से देख रहा होता है। उसकी खुशी की वजह ये भी थी कि उसका कमरा अब साफ सुथरा हो गया था। अब वो जगह खंडर नहीं लग रही थी। बेसुस की वजह से नए नौकर आ गए थे और उन्होंने काम जल्दी निपटा दिया था, जिससे पहले सब चमक रहा था। एमसी और एमी दोनों नए लुक देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि सब सही ट्रैक पर आ रहा है। लेकिन एमसी अभी इस कमरे में ज़्यादा दिन नहीं रुक सकता था, क्योंकि उसे पिस्टी किंगडम के लिए निकलना था। एमी बताती है कि उसने सारे सामान पैक कर दिया है। एमसी उसे एक बोतल संभालने को देता है और ट्यून के साथ पिस्टी किंगडम के लिए निकल पड़ता है। ये टूर्नामेंट हमेशा से बहुत बड़ा इवेंट रहा था। बैरिस के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से एमसी को उम्मीद थी कि उसकी जीत से कार्लोस की पोजीशन हिल जाएगी। किसी वजह से एमसी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि क्वीन ने बैरिस को टूर्नामेंट में जाने की परमिशन क्यों दी। शायद उसे लगता है कि बैरिस जीत ही नहीं सकता, या फिर वो कोई नई साजिश बना रही है। एमसी को नज़र रखनी पड़ेगी। निकलने से पहले किंग पब्लिक के सामने सबको ब्लेसिंग देने आता है। उन्हें देखकर जनता खुशी से चिल्लाने लगती है, क्योंकि किंग सबका प्यारा रूलर था। पर एमसी के लिए वो बस उसका नाम का बाप था। कोमा से उठने के बाद एमसी पहली बार उसे देख रहा था, क्योंकि पिछले 6 महीनों से किंग अपने ही बेटे को इग्नोर कर रहा था। किंग बैरिस से पूछता है कि क्या वो कॉन्फिडेंट है। बैरिस हाँ बोलता है और कहता है कि वो अपनी जीत से किंगडम का नाम रोशन करेगा। इस पर किंग उसे सेफ रहने की दुआ देते हैं। बाकी किसी से बात किए बिना किंग मुड़ने लगता है, पर जाने से पहले वो एमसी से बस इतना कहता है कि उसे सही सलामत देखकर अच्छा लगा।
वाइनली पूछती है कि क्या उसका भाई ठीक है। एमसी दिमाग में बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो राजा पर अपना इमोशन वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद किंग का मैसेंजर अनाउंस करता है कि प्रिंस बैरिस का इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना बहुत मायना रखता है, इसलिए इवेंट के दौरान कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। एमसी सोचता है कि राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसको पुराना हीरोइक और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी का कोई नामो निशान नहीं था। अब वो बस एक थका हुआ और लापरवाह बुढ़ा लग रहा था। खैर, सभी लोग टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ते हैं। सफ़र के दौरान बैरिस देखता है कि एमसी बोर हो रहा है, तो वो पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है। एमसी बोलता है कि नहीं, बस उसे इतने लंबे सफ़र की आदत नहीं है। तभी वाइनली वो वाइन उठाती है जो एमसी ने तैयार की थी और बोलती है कि ये वाइन सफ़र के मज़ा को दुगना कर देगी। वाइनली कहती है कि उसने इतनी खुशबूदार वाइन पहले कभी नहीं पी और पूछती है कि एमसी को ये बोतल कहाँ से मिली। एमसी बताता है कि ये उसकी माँ छोड़ कर गई थी, पर क्यों छोड़ी थी ये उसे भी नहीं पता। ये सुन के बैरिस पूछता है कि क्या इतनी कीमती चीज़ पीना सही है। एमसी बोलता है कि सेलिब्रेशन के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। वाइनली कहती है कि एमसी काफ़ी बदल गया है। पहले वो अपनी माँ की चीज़ों से किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। इस पे एमसी बोलता है कि वाइन संभालने के लिए नहीं, पीने के लिए होती है, और सभी खुशी से टोस्ट करते हैं। कुछ देर बाद वो रास्ते में कैंप लगाते हैं। बैरिस बताता है कि अगली सुबह निकलेंगे क्योंकि डेस्टिनेशन पहुंचने में अभी एक दिन और लगेगा। वो मजाक में कहता है कि वाइनली ने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, इसलिए वो अभी शांत बैठी है। बैरिस एमसी को याद दिलाता है कि वो पहले हमेशा कैंपिंग पर जाने की बात करता था और आज वो लोग वही कर रहे हैं। बैरिस ये भी कहता है कि उसने निकलने वाले काफिलों को छोटे छोटे रखने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे लगा लंबे काफिले को तैयार करने में टाइम लगेगा, इससे एमसी को परेशानी होगी। एमसी सोचता है कि अगर वो घोड़ों पर सवार होकर जाते तो सफ़र बहुत तेज होता। इतना धीरे चलना उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। वो बदली हुई चीज़ों पर गौर करता है और सोचता है कि क्या कुछ और भी बदला है। इसके बाद बैरी सोने चला जाता है। एमी एमसी के पास आकर पूछती है कि क्या वो थोड़ा आराम नहीं करना चाहता। एमसी बोलता है कि आज चांद रोज से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और मैजिक भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। रात में कोई कहता है कि लाल चांद का नाम कायरिस है और नीले चांद का नाम सीरिस। शुरुआत को रोशन करता है क्रिस आंट को। इस पर एमसी कहता है कि बंदे को काफ़ी जानकारी है। वो आदमी बोलता है कि ये तो आम बात है, किसी बच्चे को भी पता होगा, और मजाक में बोलता है कि काश वो ये बात किसी लड़की से कर पाता। तभी उसके एक साथी पास आकर पूछता है कि वो किससे बात कर रहा है। वो आदमी चौंक जाता है क्योंकि उसे लगा वो अपने साथी से बात कर रहा है था, और अब सोचने लगता है कि क्या वो किसी भूत से बात कर रहा था। एमसी इस बात पर हंस पड़ता है क्योंकि वही वो भूत था। उसने अपनी एबिलिटीज से इनविजिबल होकर गार्ड्स पर नज़र रखी हुई थी। उसने नोटिस किया कि गार्ड्स में से 4 लोग इलाइट एक्सपर्ट स्वार्ट्समैन हैं। एमसी को लगा कि अगर कोई दिक्कत आई तो ये लोग संभाल लेंगे। दूर से ही एमसी को असैसिन आते हुए दिख जाते हैं जो सबके सोने का वेट कर रहे थे। ये पक्का क्वीन का ही प्लान था, क्योंकि एमसी और उसके भाई बहन को एक साथ रास्ते से हटाने का ये सबसे अच्छा मौका था। एमसी अपना राज खोलना नहीं चाहता था ताकि किसी को शक ना हो, पर वो इस अटैक को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। वैसे भी उसकी ताकत देखने वाला ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचते। बिन किसी अच्छे वेपन के भी एमसी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है कि हाथ में जो आए उसे ही वेपन बना लो। एमसी के हिसाब से जंग में कोई रूल्स नहीं होते। वेपन तुम्हारे जिस्म का ही एक हिस्सा होता है, और दिमाग लगाओ तो एक कपड़ा का टुकड़ा भी तलवार बन सकता है। तो
बस एक लकड़ी की डंडी उठाकर एमसी सीधा एक्शन में कूद पड़ता है। साथ ही वो अपने दुश्मनों का मजाक उड़ाता है क्योंकि उनकी स्किल बिल्कुल बेकार थी। एमसी उनसे पूछता है कि क्या उन्हें क्वीन ने भेजा है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। एमसी कहता है कि अगर बोलना नहीं है तो चले जाओ, पर वो जानता था कि क्वीन के ये कुत्ते पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए वो फिर से अटैक कर देता है। लड़ते लड़ते एमसी सोचता है कि ये सब करके क्वीन का क्या फ़ायदा होगा। तीन तीन रॉयल फैमिली के लोगों को मारने से पूरा किंगडम में हंगामा हो जाएगा, यहाँ तक कि किंग को भी दिक्कत होगी, या फिर इसके पीछे क्वीन का कोई और बड़ा मोटिव है। एमसी कुछ दुश्मनों को ढेर कर देता है और बाकियों से पूछता है कि क्या वो भागने की कोशिश नहीं करेंगे। वो उन्हें एक मौका देता है कि जाओ और क्वीन को बोल दो कि एमसी उसकी हर चीज़ मजाक मजाक में तबाह कर देगा। एमसी की ताकत देखकर असैसन भागने लगते हैं, पर एमसी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो उनके पीछा करके बोलता है कि वो बहुत स्लो है और उन सबको ख़त्म कर देता है क्योंकि उसके हाथ से बचकर निकलना आसान नहीं है। असैसन को ख़त्म करने के बाद एमसी उनके बेकार गेम पर फिर से हंस पड़ता है। वो बोलता है कि असैसन की सबसे बड़ी ताकत उनका सब्र होती है और उन्हें ये भी पता होना चाहिए। तभी और भी असैसन वहाँ सामने आते हैं जो छुपे हुए थे, लेकिन एमसी कहता है कि ये चीप ट्रिक्स उसके सामने बेकार है। वो साफ देख सकता है कि बाकी लोग बस उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका एक साथी वहाँ से भाग सके। उन बचे कुचे असैसन को ढेर करने के बाद एमसी बोलता है कि ये लोग इतने घटिया थे कि इन पर मेहनत करना भी बेकार था। वजह ये थी कि असैसन के आने से पहले ही एमसी ने सब तैयारी कर ली थी। वो कहता है कि जब तक कोई कॉन्टिनेंट के दूसरे कोने पर ना हो तब तक कोई भी उसके हाथ से बचकर नहीं भाग सकता। ये बोलते ही वो भागने वाले असैसन पर दूर से एक मैजिकल टेक्निक से अटैक करता है। टारगेट पर लगते ही ये इंसान की आत्मा को तुरंत ख़त्म कर देता है। एमसी को ये थोड़ा बेरहम तरीका लगता है, पर उसके मास्टर ने उसे सिखाया था कि जो काम शुरू किया है उसे ख़त्म भी करो। उसके मास्टर्स ने यह भी सिखाया था कि जो तुम्हारी जान लेने आए उस पर कोई रहम मत दिखाना। इसलिए एमसी कहता है कि इन दुश्मनों को पूरी तरह से सफाया करना ही सही रहेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि किसी ने भी एमसी को लड़ते हुए नहीं देखा था, तो इस हमले से उसका नाम कहीं नहीं जुड़ सकता। कुछ देर बाद क्वीन को इस बात की खबर मिल जाती है। शेरली आकर बताती है कि जो कैंडल्स जो उसके स्टूडेंट्स की ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी वो सब बुझ चुकी है। ये सुन के क्वीन समझ जाती है कि सभी मारे गए, पर वो पूछती है कि टारगेट, एमसी और उसके भाई बहन का क्या हुआ। शेरली बताती है कि वो लोग तो सही सलामत पिस्टी किंगडम पहुंच गए हैं। ये सुनते ही क्वीन गुस्से में पागल हो जाती है और चिल्लाती है कि शेरली आखिर सिर्फ 3 बच्चों और 5 नाइट्स को भी नहीं मार पाई। वो कहती है कि डार्क मून गिल्ड उतना ताकतवर नहीं जितना वो दावा करता है, क्योंकि वो फेल तो हुए ही, साथ में अपने 20 लोग भी गवा बैठे। शेरली बताती है कि वो अभी जांच कर रही है, पर लगता है एमसी के साथ कोई बड़ा साथी मिला हुआ है। इस पे क्वीन मजाक उड़ाते हुए कहती है, उस कचरे की मदद कौन करेगा। वो शेरली को और पता लगाने का ऑर्डर देती है और बोलती है कि वो उस साथी को मजा चखाना चाहती है। इसके अलावा क्वीन शेरली को याद दिलाती है कि उसने उसके गिल्ड के साथ काम करने से सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि उन्होंने कभी फेल ना होने का वादा किया था। इसलिए अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाएगा और वो क्वीन होने की ताकत से डार्क मून गिल्ड का नामो निशान मिटा देगी। दूसरी तरफ वाइनली पिस्टी किंगडम को देख लेती है और अपने भाइयों को बताती है। एमसी खुश होता है कि वो आखिरकार पहुंच गए। वो जानता था कि ये वाटर किंगडम एक छोटा सा सिटी स्टेट है, पर इसकी बिल्डिंग्स पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पहुंचकर एमसी नज़ारे को देखने लगता है। एमसी का चेहरा देखकर बैरिस समझ जाता है कि वो बहुत खुश है। एमसी बताता है कि आखिर
ये वही जगह है जहाँ स्वॉर्ड फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है। वहाँ एक बड़ा स्टेडियम था जो अक्सर बैटल्स के लिए यूज़ होता था, जहाँ बहुत से फाइटर्स और मॉन्स्टर अपनी जान की बाजी लगाते थे। वाइनली बताती है कि इस बार 8 पार्टिसिपेंट्स अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सुनकर एमसी तुरंत समझ जाता है कि आखिरकार ये कुछ और नहीं बल्कि देश की इज्जत और प्राइड की लड़ाई है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सिर्फ 20 साल से कम उम्र के लोग ही हिस्सा ले रहे थे, यानी ये नए खिलाड़ियों का कंपटीशन था, किसी स्टेबलाइज्ड टैलेंट का नहीं। तभी वाइनली मजाक उड़ाते हुए कहती है कि राउंड किंगडम ने तो अपनी तरफ से किसी उल्लू को भेजा है। इस पर बैरिस उसे बोलता है कि ताना मारने की बजाय उसे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। एमसी सोचता है कि बैरिस की स्वॉर्ड स्किल इंटरमीडिएट लेवल की है और उसकी रैंक मास्टर स्वॉर्ड्समैन से थोड़ा ही नीचे है, जो उसकी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन तभी वैनली बताती है कि फैलोन किंगडम की तरफ से मशहूर स्वॉर्ड प्रिंसेस आई हैं। एमसी को ये बात नहीं पता थी और उसे एहसास होता है कि उसके कोमा के दौरान काफ़ी कुछ बदल गया है। वो जानता था कि एलिन फैलोन किंगडम की अकेली प्रिंसेस है, बाकी सभी 9 प्रिंस हैं और वो क्राउन प्रिंस की सबसे प्यारी बहन थी। बेरिस बताता है कि एलिन सिर्फ अपनी स्किल की वजह से मशहूर नहीं बल्कि उसके पास डिवाइन स्वॉर्ड भी है। वाइनली बताती है कि इस तलवार का नाम कैलेंड्रस है, जो स्वॉर्ड गॉड की फेवरेट ब्लेड थी और जिसके बनाने में हजारों दिन लगे थे। एमसी को ये नाम सुनकर पुरानी बातें याद आती है, क्योंकि स्वॉर्ड गॉड उसका मास्टर था। स्वॉर्ड गॉड्स वैसे तो बहुत आलसी था, पर उसकी स्किल्स कमाल की थी। वो हमेशा अपनी तलवार के बारे में डींगे मारता रहता था, जहाँ भी जाता था अपनी छाप छोड़ देता था। लेकिन एमसी के लिए ये सब सुनना अभी भी थोड़ा अजीब था। तभी एक लड़की एमसी के पास से गुजरती है और उसकी नज़र उस पर टिक जाती है। जब उस लड़की से पूछा जाता है कि वो क्यों रुकी, तो वो कहती है कि कोई ख़ास बात नहीं। बाद में एमसी अपने भाई बहन के साथ उस तलवार के बारे में बात करता है। उससे याद आता है कि उस तलवार के अंदर एक स्पिरिट है जो क्रिएटर के प्यार से पैदा हुई थी। उस तलवार को ऐसे ही डिवाइन स्वॉर्ड नहीं कहा जाता। इसलिए एमसी सोचता है कि सालों बाद उस तलवार ने एलिना को ही अपनी अगली मालिक के तौर पे चुना है। इस पे बेरिस बताता है कि एलिना का मशहूर होने का कारण सिर्फ उसकी स्किल नहीं, वो कॉन्टिनेंट में सबसे खूबसूरत लड़की में से एक है। लेकिन एमसी को नहीं लगता कि तलवार ने उसे खूबसूरत की वजह से चुना होगा। रात के खाने के बाद एमसी एमी के तैयार किए हुए कपड़े पहनने लगता है और पूछता है कि क्या कोई और सिंपल कपड़े नहीं हैं। इस पर मेड एमी बोलती है कि जितने भी कपड़े थे ये उनमें से सबसे सिंपल हैं, क्योंकि भले ही एमसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा हो, पर वो फिर भी एक प्रिंस है और उसे रॉयल ढंग की तरह रहना पड़ेगा। फेस्टिवल की रात आ जाती है और ट्विन भी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। एमसी अपनी बहन वाइनली की तारीफ करता है और बेरिस उसे बोलता है कि इतनी तारीफ मत करो वरना वो सच समझ बैठेगी। इस ताने के बदले में वाइनली बेरिस के पैर पे जोर से मार देती है और एमसी के साथ डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। उसी पल में एक और प्रिंसेस को भी डांस के लिए पूछा जाता है, पर वो शोर शराबे से काफ़ी परेशान लग रही थी। टूर्नामेंट से पहले एमिरोन और नोबल्स को आपस में मिलने के लिए बैंक्वेट, लेकिन एमसी को सिर्फ कंपटीशन में इंटरेस्ट था। तो वो नोटिस करता है कि ज़्यादातर लोग यंग हैं, क्योंकि एज लिमिट 20 साल से कम है। इसके बावजूद उसकी तरह कुछ गार्डियंस भी वहाँ थे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर बेरिस था। बिना किसी मेहनत के वो बहुत सी लड़कियों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। एमसी सोचता है कि शायद बेरिस की स्वॉर्ड स्किल ही उसके पॉपुलर होने का कारण है। लेकिन जो भी हो, एमसी को बेरिस को बाकी लोगों से घुलने मिलने देखते हुए काफ़ी मज़ेदार लगता है। सिर्फ बेरिस ही नहीं बल्कि वाइनली भी सबका
ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी, लेकिन एमसी थोड़ा दूर रहकर पोटेंशियल अपोनेंट्स को एनालाइज करना चाहता था। इस सब के बीच बैरिस आसपास की लड़कियों के ध्यान से बचने के लिए अपने भाई बहनों को हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन वो देखता है कि वो दोनों वहाँ से जा चुके हैं। एमसी और वाइनली डांस फ्लोर पर जा चुके थे। एमसी बस चाहता था कि उसका भाई अपनी जवानी की खुशियाँ अच्छे से जी सके और मज़े कर सके। वाइनली कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एमसी एक दिन उसके साथ डांस करेगा। वो ये भी बताती है कि देखते ही देखते वो अब सोशल लाइफ और हाई सोसाइटी में एंटर कर चुके हैं। इसके बावजूद वो थोड़ी उदास है और बोलती है कि अगर एमसी की हालत अच्छी होती तो वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता था। आखिरकार वो भी तो स्वॉर्ड फाइटिंग में काफ़ी टैलेंटेड है। इस पर एमसी कहता है कि उसकी बहन थोड़ी ज़्यादा ही तारीफ कर रही है और बोलता है कि टैलेंट होने के बाद भी वो किसी एक्सपर्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकता। पर वाइनली कहती है कि टैलेंट बस एक इल्यूज़न है, अगर कोई मेहनत ना करे तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। फिर भी एमसी बताता है कि उसे इन सब चीज़ों का कोई परवाह नहीं। अटेंशन पाने के बजाय वो बस एक सुकून भरी शांति सी जिंदगी जीना चाहता था। ये सुन के उसकी बहन मजाक में बोलती है कि वो किसी बुड्ढे की तरह बात कर रहा है, लेकिन उनकी बातों के बीच अचानक एक बंदा वहाँ आता है और बोलता है कि प्रिंसेस वाइनली से दोबारा मिलने के लिए ये जगह सबसे सही है। एमसी तुरंत उस बंदे को घूरने लगता है और सोचता है कि ये बंदा आखिरकार है कौन, और सबसे बड़ी बात ये वाइनली को कहाँ से जानता है। वाइनली खुद भी उसके अचानक आने से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रही थी। वो बंदा एमसी को उसकी बहन के पास से धक्का देकर दूर हटा देता है। वाइनली से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस करना पसंद करेगी। वाइनली मजाक में टाल देती है कि वो मजाक कर रहा है और वो अभी अपने भाई से बात कर रही थी, इसलिए अभी उसके पास टाइम नहीं है। सेवंथ प्रिंस को रिजेक्ट होना पसंद नहीं था, पर वो फॉर्मल तरीके से अपना इंट्रो देता है कि वो बोल्टस किंगडम का सेवंथ प्रिंस है। एमसी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फर्स्ट प्रिंस है। इसके बाद सेवंथ प्रिंस बात शुरू करने की कोशिश करता है, पर एमसी तुरंत कह देता है कि वो तो यहाँ बस अपनी भाई बहन को साथ देने आया है। ये सुनकर सेवंथ प्रिंस उसे अच्छे से रहने को कहकर इसके बाद वो वापस प्रिंसेस वाइली से बात करने लगता है और बोलता है कि वो उसकी खूबसूरती के नाम ये कंपटीशन जीतना चाहता है और चाहता है कि वाइनली उसका मैचेस के दौरान अरीना पर ध्यान दे। लेकिन वाइनली बोलती है कि बिना खेले ही खुद को विनर बताकर वो बाकी पार्टिसिपेंट्स की इंसल्ट कर रहा है। सेवंथ प्रिंस घमंड में कहता है कि सच बोलना कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। गुस्से में आकर वाइनली बताती है कि उसका जुड़वा भाई बैरिस भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है और सेवंथ प्रिंस की ऐसी बातें दिखाती है कि वो अपने दुश्मनों को कितना कमज़ोर समझता है। ये बोलकर वो सेवंथ प्रिंस को इग्नोर करती है और एमसी के साथ वहाँ से निकलने लगती है। एमसी अपनी बहन का ये एटीट्यूड देखकर समझ जाता है कि वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, पर वो ये भी जानता था कि ये घमंडी प्रिंस बात को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं करेगा। सेवंथ प्रिंस आगे बढ़ता है और वाइनली के हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ये देखकर एमसी सोचता है कि उसने इस बदतमीज बंदे से बहुत सब्र से काम ले लिया। वो एक झटके में प्रिंस के बैलेंस बिगाड़ देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके धमकी देता है कि वो उसके हड्डी को तोड़ देगा। फिर एमसी उसे कहता है कि उसकी बहन को ऐसी तुच्छी हरकतों से हाथ नहीं लगाना चाहिए था। वो ये भी बोलता है कि सेवंथ प्रिंस की किस्मत अच्छी है कि एमसी ने उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी, ताकि वो बिना किसी दिक्कत के कंपटीशन में हिस्सा ले सके। लेकिन इस बात से सेवंथ प्रिंस और ज़्यादा गुस्से में पागल हो जाता है। वो अपने ग्लव्स निकाल कर एमसी के चेहरे पर फेंक कर मारता है और उसे सीधा एक डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। वाइनली बोलती है कि सेवंथ प्रिंस अपनी हद पार कर रहे हैं,
पर सेवंथ प्रिंस जिद पर अड़ा रहता है और दावा करता है कि वो ये सब एक नाइट की इज्जत के लिए कर रहा है। उसी वक्त एक तीसरी आवाज़ आती है जो बोलती है कि एक इज्जतदार नाइट के हिसाब से सेवंथ प्रिंस बहुत ज़्यादा तमाशा कर रहा है। ये वही प्रिंसेस थी जो पहले मिली थी, एलिना। वो बोलती है कि वो कब से सेवंथ प्रिंस की ये बकवास देख रही है और पूछती है कि क्या वो सच में वो चीज़ वापस पाना चाहता है जो उसके पास कभी थी ही नहीं, यानी इज्जत। जैसे ही एमसी उस प्रिंसेस को देखता है उसे वो बहुत जानी पहचानी लगती है। उसकी प्रेजेंस से वो चौंक जाता है। स्वॉर्ड गॉड एक एंशियंट हीरो था जिसने फैलोन एम्पायर की नींव रखी थी। वही एम्पायर जो आगे चलकर कॉन्टिनेंट का 3 सबसे बड़ी पावर्स में से एक बना। यानी यह सभी को पता था कि हेयर्स ही होली स्वॉर्ड कैलेंडर्स का पहला मालिक था और कैलेमोर स्वॉर्ड टेक्निक का फाउंडर था। कहा जाता था कि इस स्वॉर्डमैनशिप को मास्टर करने वाले लोग तलवार के एक ही वार से सुनामी ला सकते हैं, पर एमसी को लगता था कि हेयर्स के हिसाब से भी ये थोड़ा ज़्यादा फेंकना हो गया। प्रेजेंट मोमेंट में आते हुए एमसी को एहसास होता है कि ये प्रिंसेस बिल्कुल हेयर्स जैसी दिखती है जो पास्ट में उस स्वॉर्ड का मालिक था। ये और कोई नहीं बल्कि फैलन एम्पायर की प्रिंसेस एलिना थी, एम्परर की सबसे प्यारी बेटी। फिर भी एमसी सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि ये लड़की उस स्वॉर्ड हीरो हेयर्स से इतनी ज़्यादा क्यों मिलती जुलती है। लेकिन जब वो ये सोच रहा होता है तो प्रिंसेस एलिना उसके पास आती है और पूछती है कि उसने अभी क्या बोला। एमसी तुरंत माफ़ी मांगता है और बोलता है कि वो बस लाउड बोलकर सोच रहा था और उससे गलती हो गई, और बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है। इसके बाद प्रिंसेस एलिना सेवंथ प्रिंस को डांटने लगती है। एमसी सोचता है कि फैलोन की एलिना वाकई बहुत खूबसूरत है, पर सेवंथ प्रिंस के बारे में ये बात बिल्कुल नहीं कही जा सकती। एमसी के हिसाब से वो बदसूरत होने के साथ साथ एरोगेंट और किसी से अच्छे से बात न करने वाला इंसान था। एलिना सेवंथ प्रिंस से कहती है कि अगर वो सच में खुद को एक इज्जतदार नाइट मानता है तो उसे उन सभी लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी उसने इंसल्ट की है। लेकिन उस घमंडी प्रिंस के चेहरे देखकर साफ पता लग रहा था कि उसकी माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं है। एमसी को भी लगता है कि इतने घमंडी इंसान इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मांगेगा। ये देखकर एमसी बोलता है कि वो सेवंथ प्रिंस के दिए हुए डुअल चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। एलिना चौंक कर पूछती है कि क्या वो सच में सीरियस है। वो बोलती है कि यह बेमतलब की लड़ाई और एमसी को इसे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एमसी बोलता है कि यह फैसला उसका अपना है और अगर सेवंथ प्रिंस ने अभी तक अपना डुअल का चैलेंज वापस नहीं लिया है तो वो अभी के अभी उससे डुअल करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ ही देर में एमसी एक लकड़ी की तलवार उठाता है और सोचता है कि काफ़ी टाइम बाद वह ऐसी तलवार यूज़ कर रहा है। बैरिस उसके पास आता है और बोलता है कि भले ही वो ताकतवर है पर उसका दुश्मन टूर्नामेंट का एक कॉम्पिटिटर है। एमसी ये बात अच्छी तरह जानता था और अपने परेशान भाई बहनों को देखकर दोनों को तसल्ली देने की कोशिश करता है। इसी बीच उसका दुश्मन मौका देखकर उस पर ताना मारता है। वो बोलता है कि अगर एमसी किसी आमेच्योर की तरह बस तलवार चलाने वाला है तो अभी हार मान ले और अपने भाई बहनों को परेशान करना बंद कर दे। वो ये भी कहता है कि अगर एमसी अपनी हार मानकर घुटनों पर झुककर भीख मांगे तो वो उसे माफ़ कर देगा। गुस्से में आकर बैरिस अपने भाई के बचाव में बोलने लगता है पर एमसी उसे रोक देता है और बोलता है कि बातों से ज़्यादा एक्शन बोलते हैं। सेवंथ प्रिंस दावा करता है कि वो कभी नहीं हार सकता, खासकर तुम जैसे लूज़र से। तो वो शर्त रखता है कि हारने वाला घुटनों पर बैठकर जीतने वाले से माफ़ी मांगेगा। एमसी इस शर्त पर राजी हो जाता है पर बोलता है कि जब सेवन प्रिंस हारेगा तो वो अपनी बात से पीछे ना हटे। फिर एमसी सोचता है कि उसे ये लड़ाई कैसे लड़नी चाहिए। आखिरकार दूसरों की नज़र में वो बस एक कमज़ोर प्रिंस है जो अभी अभी कोमा से बाहर आया है, इसलिए वो एक छोटी सी लड़ाई में अपनी असली ताकत सबके सामने
जाहिर नहीं कर सकता। इसी के साथ दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सेवंथ प्रिंस को लगता है कि एमसी डर गया है क्योंकि वो बिना हिले एक ही जगह पे खड़ा है, जबकि सेवंथ प्रिंस को लगा था कि एमसी पहले अटैक करेगा। ये सुनते ही एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पूरी ताकत से अपने दुश्मन की तरफ दौड़ता है, जिससे सेवंथ प्रिंस उसके अचानक किए हुए हमले से चौंक जाता है। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो कमेंट कर देना और लाइक। अगर इस पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी लाऊंगा। अगर नहीं लगता है तो मैं दूसरी सीरीज़ चालू करूँगा।